नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए आदित्य रंजन सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें से जो है भारतीय संविधान एवं प्रशासन में आपके जो है 25% जो है कवर हो चुके थे। आज इसका अगला पार्ट है। इससे पहले जो है इतिहास का पोर्शन, भूगोल का पोर्शन और जो है बहुत सारे जो है लेक्चर कवर हो चुके हैं, और साथ ही साथ अन्य भी जो कई सारी इंपॉर्टेंट बुक कवर हो रही हैं, जैसे आपकी अंकित भाटी सर का बुक हो गया, जो है एग्जामपुर का बुक हो गया, यूथ कंपटीशन का हो गया, सारे के सारे कवर हो रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर यहाँ से देखिएगा। साथ ही साथ जो है पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँगे, तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज, जिसमें आपका 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य जो है आप लोग जानते हैं, जवाब हो जाएगा आपका, आपके ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकास करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य और है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो सभी मौलिक कर्तव्यों को एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से इसकी व्याख्या देखते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए में सभी मौलिक जो है कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, माफ कीजिएगा, 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है, पूछा गया है, तो जो है संविधान के भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 ए में किया गया है। यह भाग अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आता है, जिसमें नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया, यानी कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। मूल रूप से 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित। तो जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 1976 में। और उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जो कि आपकी शिक्षा से संबंधित था। किसके? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, दिया गया है, यानी मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75, 75 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अब इसकी व्याख्या की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है दिया गया है व्याख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो जो है 6 महीने के लिए बन सकता है। 6 महीने के बाद जो है अंदर अंदर जो है चुनाव करना जरूरी होता है। इसके बारे में देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई मंत्री किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद से पदच्युत हो जाएगा, यानी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो उसे नियुक्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती
जवाब हो जाएगा महाभियोग की शक्ति। ठीक है ना? कौन? महाभियोग की शक्ति जो है यह अलग करती है। अब इसके बारे में देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें राज्यसभा भी शामिल है, जबकि विधान परिषद राज्य स्तर की विधायिका का उच्च सदन है। लेकिन इसे महाभियोग प्रस्ताव लाने या पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य का जो है सदस्यता गठन नहीं करता है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। इसको जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है, बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं होते हैं या कौन शामिल होते हैं, इसे दिया जाता है प्रश्न में। तो इसमें जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिएगा निर्वाचित बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनोनीत किए जाते हैं वो नहीं सिर्फ निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं। तीसरा है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और चौथा है दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ तक के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 25 वर्ष जो है, ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 बी के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रावधान संसद के सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं होता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। डी ऑप्शन सही है। कौन? राज्यों के मुख्यमंत्री। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल होते हैं। कौन कौन इसमें शामिल होता है? राष्ट्रपति शामिल होते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल होते हैं, जिसमें जो है 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया, 75 में मंत्री परिषद का किया गया है। और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं, जिन्हें जो है अनुच्छेद 76 में रखा गया है। तो इतने लोग शामिल किए जाते हैं और उनका अनुच्छेद भी यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर एक बार से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यानी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय कौन स्थापित करता है? ये सभी कार्य जो है संसद की स्वीकृति से होते। सी ऑप्शन सही होगा, संसद स्थापित करता है। संसद की बात करें तो संसद क्या होता है? जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, वही संसद होता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह कानून द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकती या उस क्षेत्र में किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद का कार्य जो है कानून बनाना हो। सी ऑप्शन से होगा क्या? कानून बनाना। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 फर्स्ट के अनुसार संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण या किसी भाग के लिए और
राज्य की विधायिका उस राज्य के संपूर्ण या किसी भाग के लिए क्या करती है? विधि बना सकती है, यानी कानून बना सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित? सिंपल सा प्रश्न है और इसके बारे में बार बार पूछा भी जाता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से जो है संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से क्या है? संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 1983 में स्थापित किया गया। इस आयोग का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण की समीक्षा करना और संविधान के ढांचे के भीतर सुधारों की सिफारिश करना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति है? लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। वह जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। डी ऑप्शन सही है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यवाही को स्थापित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि बैठक कब स्थगित की जाएगी और अगली बैठक कब होगी। यह अधिकार उन्हें संसद की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज जो भी लोग नए जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक ही सेकंड लगेगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका वह जो है विधान मंडल के प्रति जो है उत्तरदायित्व होता है इनका। ये ऑप्शन सही है, विधान मंडल के प्रति। देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो है 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों और कार्यों की विधायिका विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका एक बार और से देख लेते हैं। न्यायपालिका का विधानमंडल, देखिए यहाँ पर विधानमंडल दिया गया है क्योंकि जो है यहाँ पर लोकसभा अनुच्छेद में नहीं है, तो यहाँ के राज्यों की बात यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। देखते हैं, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 वर्षों में इसके एक तिहाई सदस्य सेनावृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य जो है क्या करते हैं? चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को राज्य प्रशासन, मंत्रिपरिषद के निर्णय और विधायी मामले की जानकारी दें और यदि राज्यपाल कहे तो किसी विषय को मंत्रिपरिषद के सामने क्या करें? प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो है 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, 552।
देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। हालांकि ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय वो क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है। हालांकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एंग्लो इंडियन दो एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जाता है, उसको जो है समाप्त कर दिया है, के लिए नामांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिसमें वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 550 हो गई। यानी दो जो एंग्लो इंडियन को करते थे, उनका नाम जो है कौन, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा हटा दिया गया है। अब जो है अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति प्रयोग किया? यानी सर्वप्रथम जो है एक ही बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है, और जो है किसके लिए किया गया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए किया गया था। और कौन राष्ट्रपति किए थे, आप लोग कमेंट में बताइए। हालांकि जो है ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख दिया गया है। यहाँ पर 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। एक ही बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया है। यह विधेयक सरकार को डाक संचार की निगरानी और अवरोधन की व्यापक शक्तियां प्रदान करता था, जिसमें नागरिकों की निजता पर प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने जो है पॉकेट वीटो मतलब जो है न तो उन्हें सौंपना, न ही निरस्त करना, ठंडे बस्ते में डाल देना, यही आपका पॉकेट वीटो है। तो सबसे प्रथम जो है यानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था, और एक ही बार अब तक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसकी क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई केस होता है तो किस उच्च न्यायालय में जाता है, यह पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के, देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यह प्रावधान कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का विस्तार अधिनियम 1953, ध्यान रखिएगा, के तहत किया गया, जिसके अनुसार 2 मई 1950 से कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विस्तार किया गया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दिया गया है यहाँ पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस चैम्बर में क्या हुआ था? जवाब हो जाएगा, इसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा, कब? 28 जनवरी 1950। देखते हैं इसके बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यह उद्घाटन पुराने संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में हुआ, जहां पहले संघीय न्यायालय की बैठक होती। इस उद्घाटन समारोह में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया और अन्य 5 न्यायाधीशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 124 फर्स्ट के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या अन्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों
निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड करता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन से कौन, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यह करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह जो है दिसंबर 1992 में किया गया है ना। तो किया था दिसंबर 1992, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह दिन भारत के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है। देखिए, यह पारित कब हुआ था 1992 में, लेकिन लागू जो है 1993 में किया गया था। तो इसलिए दोनों ऑप्शन में रहते हैं, तो दोनों को आप लोग ध्यान में दिया जाए। आगे देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह जो अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ था, जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के प्रथम जो है नागौर जिले में लागू किया गया था। सी ऑप्शन सही है, नागौर में। देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई। इस व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर चुना गया था, जो ग्राम स्वराज की अवधारणा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? जवाब है आपका ऑप्शन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कुल 3 स्तर, जिसमें जो है देखते हैं, पहला ग्राम पंचायत है, दूसरा जो है पंचायत समिति, तीसरा है जो है जिला पंचायत। 3 स्तर है। बाकी वही दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। यही अशोक मेहता के बारे में बार बार पूछा था, तो इन्होंने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। देखते हैं, 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर थी, पंचायत समिति जो कि खंड स्तर पर थी, और उसके बाद जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर शामिल हुई। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है एल एम सिंघवी समिति बनी। डी ऑप्शन सही है, क्या समिति बनी थी? एल एम सिंघवी समिति बनी थी। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने एल एम सिंघवी समिति का गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना था। अगला प्रश्न है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? जवाब हो जाएगा जो है यह अधिनियम 61 के तहत दी गई थी, यानी 61 नंबर अधिनियम के तहत दी गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना के लिए संसद द्वारा 1981 में अधिनियम संख्या 61 पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं की दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। तो यह जो है अभी आया है प्रश्न 100 कौन था 4वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, जो कि 2019 में आया था। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इनमें से किसी मंत्रालय के अधीन अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह आयोग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? 343 जवाब हो जाएगा यह जो है संघ की राजभाषा से संबंधित, किससे संबंधित? राजभाषा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बन जाएगा। देखते हैं, अनुच्छेद 343 फर्स्ट, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंगों के रूप भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा, और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंगों के रूप भारतीय अंगों को अंतर्राष्ट्रीय जो है रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को, अब इसके ऑप्शन देखते हैं, धन विधेयक के बारे में कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से देखते हैं। जवाब हो जाएगा धन विधेयक की बात जो है अनुच्छेद 110 में की गई। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 110। अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित करता है, यानी मनी बिल। इसमें कर, उधारी, संचित निधि से व्यय आदि से जुड़े विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु? सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना? 65 ईयर्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सेकंड के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इन चारों में से जो दिया गया है इनमें कर्नाटक में विधान परिषद है। बी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। देखते हैं इसके बारे में, भारत में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद और विधान परिषद शामिल है। ये 6 राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और लास्ट में जो है उत्तर प्रदेश। इन्हीं 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? जो है अनुच्छेद 359 के तहत निरस्त किए जाते हैं मौलिक अधिकार। सारे मौलिक अधिकार नहीं, कुछ मौलिक अधिकार जो है निरस्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन। बी ऑप्शन सही होगा। कौन थे आपके? सुकुमार सेन जी। देखते हैं, सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने जो है 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उनके सेवानिवृत्त में 1951, 52 और 1957 के पहले 2 आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। उनकी प्रशासनिक दक्षता के कारण ही भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। यह जो है अनुच्छेद 175 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे राज्य की किसी विधानसभा या द्विसदनीय विधानमंडल होने की स्थिति में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को संबोधित कर सकते हैं। साथ ही वे सदनों के संदेश भी भेज सकते हैं जो किसी लंबित विधेयक या अन्य महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ से जो है संविधान का पूरा पोर्शन समाप्त होता है। अगले लेक्चर में जो है हम लोग सामान्य विज्ञान का पूरा जो है देखेंगे, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान पूरा का पूरा जो है कवर कर देंगे। भौतिक विज्ञान पूरा कवर हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।